अस्सलामुअलैकुम। क्राइम स्टोरीज के साथ मैं हूं मरियम नईम। व्यूवर्स, हॉलीवुड मूवी के कैरेक्टर हों या बॉलीवुड मूवी के कैरेक्टर हों, सबका किसी ना किसी कैरेक्टर का किसी ना किसी फर्द पे कोई ना कोई छोटा सा इम्पैक्ट भी रह जाता है। नॉवेल्स भी सभी पढ़ते होंगे। कोई पीरे कामिल के सलार सिकंदर को पसंद करता है तो कोई जन्नत के पत्ते के जहान सिकंदर को। आज हम ऐसे केस को स्टडी करेंगे जो एक जुनूनी रीडर, नॉवल रीडर के बारे में बात करेंगे जो अपने ही खूनी रिश्तों का कातिल निकला। हम एक ऐसे जुनूनी कातिल के बारे में जहांगीर खान साहब से पूछेंगे कि ये क्या केस था कि उस जुनूनी रीडर ने नॉवल के उस कैरेक्टर का इतना अपने ऊपर असर लिया कि अपना और अपने घर वालों का कातिल बन गया। जी जहांगीर खान साहब, जब मैं इस केस को स्टडी कर रही थी तो मेरे माइंड में आ रहा था कि ये चीज़ें जब मूवीज़ और ड्रामाज में हो रही होती हैं तो हमें पता होता है कि ये एक मूवी है, ये एक ड्रामा है, लेकिन इसका हकीकी ज़िंदगी में भी कोई असर है या कोई इससे मुतासिर हो रहा है या कोई इससे इफ़ेक्ट हो रहा है, ये मुझे नहीं था पता है इस स्टोरी से पहले। तो मुझे बताइए ये स्टोरी है क्या, ये कब पेश आई है और इसकी क्या महरिकात हैं? हमारी ज़िंदगी में बहुत से वाक़यात ऐसे हैं जो कि नावल्स, ड्रामाज, मूवीज़, वेब सीरीज़ और कहानियों से मुतासिर होकर किए जाते हैं, लेकिन हकीकत ये भी है कि बहुत सी कहानियाँ, वेब सीरीज़, ड्रामाज और फिल्में हमारी ज़िंदगी से अख़ज़ किए गए वाक़यात से लिखी या बनाई जाती हैं। जिस वाक़े की आप बात कर रहे हैं ये 18 फरवरी 2014 की दोपहर का वक्त था। इंफॉर्मेशन मिली कि जौहर टाउन के इलाके में एक ही घर के 8 अफराद को कत्ल कर दिया गया है। जब हम स्पॉट पर पहुंचे तो देखा कि 4 डेड बॉडीज़ ग्राउंड फ्लोर पर, जबकि 4 ही डेड बॉडीज़ जो हैं वो फर्स्ट फ्लोर पर पड़ी थी और तमाम अफराद को कुन डाले यानी किसी हथौड़े या आहनी रॉड के साथ वार करके कत्ल किया गया था, जबकि जो एक शख्स है उसके जिस्म पर, उसकी डेड बॉडी पर किसी भी किस्म का कोई तशद्दुद का निशान नहीं था। तो ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस था पुलिस के लिए, इसको इन्वेस्टिगेट करना कि ये वाक़या किस तरह से पेश आया, इन 8 अफराद को किसने कत्ल किया। घर के अंदर दाखिल होते ही बाएं जानिब एक ड्राइंग रूम था जहाँ पर एक 55 साल शख्स की डेड बॉडी पड़ी थी और इसी ग्राउंड फ्लोर पर एक उसके भाई, उसकी बीवी और एक बच्ची की डेड बॉडी पड़ी थी। फर्स्ट फ्लोर पर जाएं तो फर्स्ट फ्लोर पर भी 4 डेड बॉडीज़ थीं, एक शख्स, उसकी बीवी और 3 बच्चे, उसके 5 डेड बॉडीज़ फर्स्ट फ्लोर पर पड़ी हुई थी। 7 अफराद को जो है वो तशद्दुद करके या कुन आले के साथ कत्ल किया गया था, जबकि 8वां शख्स जो है उसके जिस्म पर तशद्दुद का कोई निशान नहीं था। लेकिन इन तमाम अफराद के चेहरों पर एक वाइट कलर का, सफ़ेद कलर का पाउडर जो था वो पाया गया था। जहांगीर खान साहब, इस पूरे इसरार कातिल का इंकशाफ पुलिस को किस टाइम पे हुआ, कब हुआ? पुलिस ने इसको इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया और शुरू में तो ये समझ नहीं आ रहा था कि इन तमाम अफराद को किसने और क्यों कत्ल किया है। मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश होती रही। पुलिस ने इन तमाम कत्ल होने वाले अफराद की प्रोफाइल चेक किए, इनका कारोबार चेक किया कि ये यहाँ पर कब से रिहाइश पजीर हैं, किस पेशे से वाबस्ता हैं। इन 8 डेड बॉडीज़ में से एक किरदार ऐसा था जो कि बड़ा ही जिसे कह लें कि कॉम्प्लिकेटेड किरदार था और उसको समझना बड़ा मुश्किल था। वो एक 55 साल शख्स नज़ीर इकबाल था। उसकी डेड बॉडी पर कोई तशद्दुद का निशान नहीं था और उसी के कमरे में आला कत्ल भी पड़ा था, यानी जिस आला के साथ, जिस हथौड़े के साथ इन 7 अफराद को कत्ल किया गया वो उसी के कमरे में पड़े थे, लेकिन उसके खुद की डेड बॉडी पर किसी भी किस्म का कोई तशद्दुद नहीं था। लेकिन जो इन्वेस्टिगेटर्स स्पॉट पे गए, जिन्होंने एविडेंस कलेक्ट किए, उन्होंने इस शख्स के तकिए के नीचे से स्लीपिंग पिल्स या जहर जो था वो भी बरामद किया और फिर इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू कर दी गई और बिलाखिर ये इंकशाफ हुआ कि इस 8वें शख्स ने अपने 2 भाइयों, 2 भाभियों और 4 भतीजे भतीजियों को कत्ल करके फिर अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा किया है, यानी ख़ुदकुशी की है। अब इस शख्स की इस वारदात से पीछे इस शख्स की एक पूरी ज़िंदगी की कहानी थी, जिसको कि इन्वेस्टिगेट करके तो फिर हक़ाइक़ सामने लाए गए और वो हक़ाइक़ बहुत ही तल्ख़ थे। ये जानकर हर कोई शख्स जो है वो हैरान हो जाता था कि कोई शख्स, कोई नावल रीडर या कोई नावल या रिसाला पढ़ने वाला शख्स इस हद तक भी जा सकता है कि वो अपने ही घर के 7 अफराद को कत्ल करे, जिसमें उसके भाई और भाभी और मासूम बच्चे शामिल हैं, फिर ख़ुदकुशी कर ले। ऐसी क्या वजूहात हों?
सर एग्जैक्टली ये क्या वजूहात होंगी? ये बहुत अनयूजुअल केस है कि एक नॉवल रीडर जो कि एक हाईली क्वालिफाइड एक इंसान है, उसका क्या बैकग्राउंड हिस्ट्री रही कि वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, इतना साइकोलॉजिकली इल हो गया कि उसने 7 लोगों की जान ले ली बाशमूल अपने, कि ये क्या था और इस केस के पीछे क्या था, उस इंसान की अपनी मेंटल स्टेट क्या थी, वो किस तरह के बैकग्राउंड में रह रहा था जो उसको इस नतीजे पे लाने पर मजबूर हो गया। नज़ीर जो है वो केमिकल इंजीनियर था, कैंसर का मरीज़ था, 55 साल उसकी उम्र थी, गैर शादीशुदा था और इस घर का सबसे लागर, ज़ईफ़ और फरामोश किया गया इंसान था। यानी आप कह सकते हैं कि उसके 2 भाई जो उसके साथ रहते थे उनकी ज़िंदगी बड़ी नॉर्मल और खुशियों से भरपूर थी, लेकिन नज़ीर एक ऐसा किरदार था जिसको इसके भाई, भाभियाँ और भतीजे भतीजियाँ जो हैं वो एक बोझ जिसको कह लें कि अपने लिए तसव्वुर करते थे और इसको किसी भी किस्म की कोई तवज्जो, कोई अटेंशन जो है वो नहीं दी जाती थी। वो कि वो एक पढ़ा लिखा शख्स था लेकिन अपनी बीमारी के बाइस वो कोई नौकरी नहीं कर पा रहा था, घर में बीमार पड़ा था। सर ये बताइएगा कि इस जुनूनी कातिल के बारे में पुलिस को कौन कौन से शवाहिद मिले या क्या शवाहिद मिले कि उनको अंदाज़ा हुआ कि यही कातिल है? एक बड़ी हैरानकुन बात ये थी कि उसके कमरे से एक नावल मिला पुलिस को। उस नावल में जो कहानी थी वो इस किरदार की कहानी से बहुत मिलती जुलती थी। यानी उस नावल का एक किरदार नज़ीर के किरदार से बहुत मिलता था और नज़ीर उस किरदार से बहुत मुतासिर था। उस कहानी को वो बार बार पढ़ता था। उसको ऐसा लगता था कि नावल में जो कुछ उस किरदार के साथ हो रहा है वो असल में नज़ीर के ख़ुद के साथ वो सब कुछ बीत रहा है। सर उधर से एक डायरी भी, जब मैं केस को स्टडी करी थी तो एक डायरी का भी जिक्र हुआ हुआ है जिसमें 17वें सफ़े पर ये बात लिखी गई है कि मैं आज बदला लूँगा। सर वो एक्चुअली बदला लेना किससे चाहता था? नज़ीर जो है उस नावल से इतना मुतासिर था कि वो उस नावल को पढ़ने के साथ साथ अपनी एक डायरी भी लिखता था। उसकी डायरी के 17 सफ़हात जो है वो लिखे जा चुके थे और ये 17 सफ़हात जो हैं काफ़ी अरसा लगा कर उसने लिखे थे, जिसमें उसने अपने साथ होने वाले रोज़ के वाक़यात को दर्ज किया था, अपने साथ गुजरने वाली जो ज़िंदगी की बुरा वक्त था उसको तहरीर किया था, अपने भाइयों का सलूक उसमें लिखा था, अपने भतीजे भतीजियों की जानिब से जो इग्नोरेंस थी, जो फरामोशी थी, जो ना रवा सलूक था, बुरा रवैया था, वो तमाम जो है इस डायरी पे वो रोज़ दर्ज करता था। उस नावल का जो किरदार था जो कि मज़लूम लगता था उसको रोज़ पढ़ता था और अपने साथ जो उसके साथ वाक़यात होते थे वो सब के सब उस डायरी पे दर्ज करता जाता था। जो उसका 17वां सफ़ा था, 17th पेज ऑफ द डायरी, उसमें नज़ीर ने लिखा था कि आज मैं अपने साथ होने वाले हर जुल्म का बदला लूँगा। और उस सफ़े को लिख कर उसने टर्न किया और डायरी क्लोज़ करके वापस अपने तकिए के नीचे रख दी। अच्छा सर, इस केमिकल इंजीनियर ने, ये जैसे कि केमिकल इंजीनियर, उसने एक पाउडर तैयार किया था जिससे वो सुंघा के उनको बेहोश किया था। इस केमिकल के बारे में बताइए और ये भी बताइए ये वही केमिकल है जो इसने अपने घर वालों को दिया और फिर उसी केमिकल से इसने खुद अपनी खुदकुशी की है? ये वो पाउडर जो है बेसिकली वो घर के तमाम अफराद को बेहोश करने के लिए इस्तेमाल करना था उसने। सब जब रात को सो गए तो सोमवार और मंगल की दरमियानी शब नज़ीर उठा। उस दिन वो सोया नहीं, उस दिन वो जागता रहा और उस पाउडर को जो कि उसने बड़ी मेहनत से तैयार किया था लेकर अपने बड़े भाई जाहिद के कमरे में गया। जाहिद, उसकी बीवी और उसकी बेटी सो रहे थे। बिल्कुल उनको कुछ अंदाज़ा नहीं था कि जो वो करते आ रहे हैं, जो जैसी ज़िंदगी वो गुजारते आ रहे हैं, उसमें उनका जो भाई है वो इस कदर मुतासिर हो चुका है कि वो आज इनकी ज़िंदगी छीनने के दर पे आ चुका है। अपने भाई को उसने वो पाउडर सुंघाया, उसकी बीवी को उसने वो पाउडर सुंघाया और बच्ची को पाउडर सुंघाया। तमाम अफराद बेहोश हो गए। उसके बाद नज़ीर जो है वो बालाई मंजिल पर गया और वही पाउडर उसने अपने उससे बड़े भाई शाहिद, उसकी बीवी और 3 बच्चों को भी उसने स्निफ करवाया, वो भी तमाम बेहोश हो। उसके बाद नज़ीर वापस अपने कमरे में आया और आकर हथौड़ा उठा लिया और डायरी के उसे 17वें सफ़े पर अमल करना शुरू कर दिया। उस 17वें सफ़े पर जो लिखा था वो आज तक पब्लिक नहीं हो सका, लेकिन उस वारदात में उसका जो तरीका वारदात था वो बताता था कि नज़ीर किस हद तक जा सकता है और क्यों जा सकता है। उसने हथौड़ा उठाकर अपने भाई के कमरे की जानिब कदम बढ़ाए और हर कदम के साथ उसने डायरी पर लिखे हुए
जो अल्फाज थे वो अपने जहन में दोहराए। उन 16 सफ़रों की जो कहानी उसके साथ गुजरी थी वो सोचता रहा और हथौड़ा उठाकर अपने भाई के सर पर बरसा दिया, फिर उसकी बीवी और फिर उसकी बच्ची। इस तरह से इन 3 अफराद को कत्ल करने के बाद नज़ीर सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू हुआ और बालाई मंजिल पर जाकर उसने अपने दूसरे बड़े भाई को भी कत्ल किया, उसकी बीवी और 3 बच्चों की जान ली और हथौड़ा लेकर वापस अपने कमरे में आन पहुंचा। हथौड़ा एक साइड पर रखा, अपने हाथ धोए और अपने बिस्तर पर दोबारा से लेट गया। नावल और डायरी को दोबारा से अपने तकिए के नीचे से निकाला और उसके सफ़े पलटने शुरू किए और सफ़े पलटने के बाद दोबारा से बंद करके अपने तकिए के नीचे रखा और फिर उस डायरी के 17वें सफ़े के मुताबिक अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने की तरफ चल पड़ा। नज़ीर ने बाकी सब की जान तो हथौड़े से ली थी, लेकिन अपने आप की जान यानी अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने के लिए उसने किसी हथौड़े का, किसी असलहे का या किसी आले का इस्तेमाल नहीं किया। अपने लिए उसको मौत आसान चाहिए थी क्योंकि ज़िंदगी बड़ी मुश्किल गुजरती थी। अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने के लिए उसने जहर इस्तेमाल किया, जहर खाया। सर, अकॉर्डिंग टू द डायरी ये एक प्री प्लान मर्डर नहीं था, जैसे कि आप बता रहे हैं कि 17वें सफ़े पे उसने लिखा है कि ये एक बदला था, कि मैं बदला लूँगा, तो ये एक प्री प्लान मर्डर भी तो हो सकता है। ये प्री प्लान मर्डर ही था, ये मर्डर्स थे, प्री प्लान मर्डर्स थे। कोई एक कत्ल नहीं था, 7 अफराद का कत्ल था और इसकी प्लानिंग उस दिन से शुरू हो चुकी थी जिस दिन से नज़ीर ने वो नावल पढ़ना शुरू किया था और अपनी बीमारी के बाद का अरसा जो है उसको महसूस करना शुरू किया था। अपने साथ होने वाला नारवा सलूक, फरामोशी, नेग्लिजेंस, केयरलेसनेस, इग्नोरेंस को महसूस करना शुरू किया। सर, उस नावल का नाम बता सकते हैं, किस राइटर का वो नावल था? ये डिस्क्लोज हुआ आज तक? इस केस की तफ्तीश में बहुत से पहलू ऐसे हैं जिनके बारे में आज तक तफ्तीश करने वालों के अलावा किसी को कुछ पता नहीं चल सका, क्योंकि एक ऐसा लर्ज़ा खेज़ वाक़या था जिसने पूरे शहर में एक दफ़ा लोगों के दिल दहला दिए थे कि कोई इस हद तक भी जा सकता है। अच्छा जहांगीर खान साहब, ये जो नज़ीर शख्स है इसने अपने अहले खाना, जो अपना पूरी फैमिली है, उसके लिए इतनी दर्दनाक मौत का इंतखाब किया और अपने लिए इतनी आसान मौत, इवन वो केमिकल इंजीनियर है, तो ये क्या है? सबसे पहले मैं इस बात का जवाब दूंगा क्योंकि इस केस के इन्वेस्टिगेटर्स के साथ जो है बराह रास्त मेरा इंटरेक्शन रहा, मैंने उनसे पूछा, सवाल पूछे, मुझे जो जवाब मिला वो यही था कि नज़ीर की ज़िंदगी मुश्किल थी लेकिन उसको मौत जो है वो आसान चाहिए। उसका बदला जो है, जो कि उसने 17वें सफ़े पर लिखा था, वो घर के अफराद से नहीं था, उसका बदला महरूमी के एहसास से था। उसकी ज़िंदगी में जो महरूमियाँ थी, ये इंतकाम उन महरूमियों से था क्योंकि एक गैर शादीशुदा शख्स, एक बीमार शख्स जिसको कि किसी भी तरफ से कोई हमदर्दी, कोई साथ, कोई सपोर्ट नहीं थी। सपोर्ट होना तो दूर की बात, जो तफ्तीशी हैं वो ये बताते हैं कि नज़ीर जो है उसको फरामोश किया जाता था, उसको बोझ होने का एहसास दिलाया जाता था। और सर, ये वो एज है जहाँ पे इंसान इनसिक्योरिटीज़ और महरूमियों का शिकार होता है, और जब वो एक बेड पे एक इंसान है, बीमार है और उसका कोई कमाई का कोई ज़रिया नहीं है या वो कुछ कर नहीं सकता, तो वो इस तरह से और डिप्रेशन में जाता है। और साथ ही साथ उसकी फैमिली का जो रवैया रहा है, तो बेसिकली वो बदला उनसे लेना नहीं चाहता था, लेकिन उनके रवैयों ने और ये सारे फैक्टर्स ने उसको इन चीज़ों पे या इस नतीजे पर आने पर मजबूर किया। 9 साल पहले होने वाली ये लर्ज़ा खेज़ वारदात जो है, ये मुकम्मल एक केस स्टडी है, रवैयों के बारे में, इमोशंस के बारे में, रिश्तों के बारे में, रिश्तों को संभालने के बारे में। तो जो साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स हैं, जो साइकेट्रिस्ट हैं जिन्होंने ये केस स्टडी किया, उनका ये कहना है कि मुसलसल बीमारी के साथ साथ नज़ीर को जो जिन रवैयों का सामना था वो उसके नफ्सियाती अमराज की वजह भी बने। स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स को कहा जा सकता है, पैरानॉर्मल स्किज़ोफ्रेनिया इसको कहा जा सकता है। ये मल्टीपल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, लेकिन कोई एक डिसऑर्डर इसको उस वक्त करार दिया जा सकता है जब कोई थॉरली इस केस को स्टडी करेगा, नज़ीर की शख्सियत को, उसके किरदार को स्टडी करेगा, तो फिर वो जान पाएगा कि कैंसर के साथ उसको कौन सा जहनी या नफ्सियाती मर्ज़ लाहिक था
जिसकी वजह से उसने 7 जिंदगियां ख़त्म की और फिर अपने आप का भी खात्मा किया। तो ये एक मुकम्मल केस स्टडी है हर उस शख्स के लिए जो कि जॉइंट फैमिली सिस्टम का हिस्सा है, हर उस शख्स के लिए जिसके इर्द गिर्द रिश्ते हैं, जिसको रिश्ते संभालने हैं, जिसको रिश्ते निभाने हैं, ताकि अपने इर्द गिर्द अपने तमाम रिश्तों की कदर करे, उनको देखे कि किसको किस वक्त किस हालत में उसकी ज़रूरत है और उसको किस वक्त किस हालत में किसी रिश्ते की ज़रूरत है। रिश्तों के बग़ैर, रिश्तों के तकद्दुस के बग़ैर जो है इंसान आज भी नामुकम्मल है, क्योंकि दुनिया कितनी भी तरक्की कर ले, दुनिया चाँद पे चली जाए, इंसान चाँद पे चला जाए, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह अपने किसी न किसी ब्लड रिलेशन का, किसी ताल्लुक़ का मोहताज है। अपनी ज़िंदगी अपने आप से ज़्यादा उसको दूसरों के लिए जीनी है। हर इंसान की ज़िंदगी जो है वो किसी दूसरे के साथ अटैच है, माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ, औलाद के साथ। अगर कोई इंसान ज़िंदा है तो उसके सर पर कर्ज है इन रिश्तों का, जो कि उसको पूरा करना है, जो कि उसको निभाना है, उतारना है। अगर कोई ये समझ ले कि ना मुझे किसी की ज़रूरत है और ना किसी को मेरी ज़रूरत है, तो फिर इंसान जो है वो नामुकम्मल है और वो फिर किसी न किसी ऐसे वाक़े का शिकार हो सकता है, या कोई ना कोई ऐसा खौफनाक वाक़या जो है वो उसका मुंतज़िर है। इसलिए अपने रिश्तों की कदर करें ताकि ऐसे हौलनाक वाक़यात से बचा जा सके और इनमें कमी आ सके। मगरिबी ममालिक में ऐसे वाक़यात की शरह जो है वो ईस्टर्न कंट्रीज़ की निस्बत ज़्यादा है। उसकी एक वजह यह है कि वहाँ पर जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं है, डिस्पर्सल फैमिलीज़ हैं, रिश्तों का तकद्दुस नहीं है, लोगों को रिश्तों की कदर नहीं है। इसी तरह के वाक़यात अब पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या एशियाई ममालिक में भी बढ़ना शुरू हो चुके हैं। उसकी वजह यह है कि इन सोसाइटीज़ ने या इन ममालिक ने वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करने की कोशिश की। जब वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करने की कोशिश की तो वेस्टर्न कल्चर में जो फ्लॉज हैं, जो मसाइल हैं, जो बीमारियां हैं, वो भी उसी अडॉप्शन के साथ यहाँ पर मुंतकिल हुई और फिर ऐसे वाक़यात रिपोर्ट होना शुरू हुए। अच्छा सर, इस केस का स्टेटस क्या है अब? ये अकॉर्डिंग टू द ऑल द सिनेरियोस ये फाइल तो एक तरह से क्लोज हो चुकी होगी, क्योंकि जो मर्डरर है वो भी मर चुका है कि उसने खुदकुशी कर ली और अपनी फैमिली को भी मार दी। इस केस का क्या स्टेटस, अब तक क्या इसमें पेशरफ्त हुई है कुछ? इस केस का स्टेटस, जो पहले रोज़ ये मामला जिस दिन रिपोर्ट हुआ, तकरीबन 4 घंटे लगे पुलिस को इब्तदाई तौर पर ये बताने में कि इस 5 या 7 मरले के घर के अंदर हुआ क्या है, इन 8 अफराद को किसने कत्ल किया। और बताने में 5 या 4 घंटे या 5 घंटे इसलिए लगे कि उन सर्कमस्टांसिस को, उस क्राइम सीन को ऑब्ज़र्व करके कोई हतमी राय ऐसी दी जानी थी कि ये डिक्लेयर किया जा सकता था कि कातिल कोई बाहर से आया था या घर के अंदर से ही किसी ने इन तमाम अफराद को कत्ल करके सुसाइड की है। सबसे बड़ा जो इस केस में ब्रेक थ्रू था वो ये था कि 7 अफराद को खून डाले से कत्ल किया गया और 8वें के जिस्म पर कोई तशद्दुद का निशान नहीं। तो अपेरेंटली 8वीं जो डेड बॉडी है, जो कि नज़ीर की थी, वो सबसे अलग एक कमरा था घर के बिल्कुल साइड पर, और उसके जिस्म पर किसी किस्म का कोई तशद्दुद नहीं था। इसलिए सबसे पहला जो एविडेंस है, सर्कमस्टांशियल एविडेंस, वो यही था कि अपेरेंटली इस शख्स ने इन 7 अफराद की जान ली और उसके बाद सुसाइड कमिट कर ली। लेकिन इसको मज़ीद मैच्योर करने के लिए जो फोरेंसिक एविडेंसेस हैं वो देखे गए। फोरेंसिक एविडेंसेस में जो काला कत्ल जिसको कहा जाता है, जो हथौड़ा है, वो नज़ीर के कमरे में पड़ा था, और जो स्लिपिंग पिल्स थी वो नज़ीर के कमरे में पड़ी थी। जो सफ़ेद पाउडर मिला था, जिसको कि बाद में फोरेंसिक लेबॉर्ट्री भिजवाया गया, वो सफ़ेद पाउडर बेसिकली इन तमाम अफराद को बेहोश करने के लिए था। तो उस सफ़ेद पाउडर की फोरेंसिक रिपोर्ट ये आई कि ये केमिकल है, और केमिकल जो है ये ख़ुद से किसी ने इसी घर की 4 दीवारी के अंदर जो है वो तैयार किया, और इसको सूंघने वाला फौरी तौर पर बेहोश हो जाता है, यानी होशो हवास खो बैठता है। नज़ीर की उंगलियों पर वो पाउडर था, और जबकि बाकी तमाम अफराद 7 लोग, जिनमें 2 उसके भाई, 2 भाभियाँ और बच्चे थे, उनके नाक के करीब या चेहरे पर उस पाउडर के सैंपल्स जो हैं वो मिले थे। ये दूसरा बड़ा फोरेंसिक एविडेंस था जो कि ये साबित करने के लिए या इब्तदाई बयान देने के लिए काफ़ी था कि इन 7 अफराद को घर के अंदर से ही किसी शख्स ने कत्ल करके सुसाइड किया। लेकिन 4 दिन लगे पुलिस को इसको हतमी तौर पर डिक्लेयर करने में कि कातिल कोई बाहर से नहीं आया था, कातिल इसी घर के अंदर से था, और इसने इन तमाम अफराद को कत्ल करके फिर सुसाइड की है। और उससे बड़े जो फोरेंसिक एविडेंसेस है वो नॉवल था
जिसको पढ़कर नज़ीर ने अपने ही घर के 7 अफराद को कत्ल किया और फिर सुसाइड की वो डायरी थी जिसके 16 सफ़हात पर उसने अपने आपबीती लिखी, अपने साथ होने वाला सलूक लिखा और 17वें सफ़े पर फिर उसने अपना इंतकाम लिखा और 17वें सफ़े से इंतकाम उठा के हथौड़े में बदला और हथौड़ा जो है अपने ही घर के अफराद पर बसा दिया। व्यूवर्स, जैसे कि आपने देखा कि नज़ीर जॉइंट फैमिली में रहने के बावजूद भी एहसास तन्हाई का शिकार था। एक पूरी फैमिली सिस्टम के बावजूद भी वो ऐसी मेंटल स्टेट में रहा जो उसके लिए और उसकी फैमिली के लिए जान लेने का बाइस बन गया। अपने इर्द गिर्द देखिए, लोगों का ख्याल रखिए और देखिए कि किसको किस तरह की तवज्जो की ज़रूरत है, क्योंकि ज़िंदगी के हर हिस्से में लोगों को किसी न किसी अंदाज में तवज्जो की ज़रूरत होती है और अगर किसी को वो तवज्जो ना मिले तो नज़ीर जैसे और भी कई केसेस हमारे सामने आ सकते हैं। क्राइम स्टोरीज के साथ एक और एपिसोड में हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।